दोस्तों, आईपीआर सीरीज के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिजाइन एक्ट 2000 के कुछ टॉपिक्स पे। फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्शन 2D के बारे में चर्चा किया था कि क्या कंडीशन होता है किसी भी डिजाइन के रजिस्टर होने का। उसका फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 35 के बारे में चर्चा करेंगे और यही ग्राउंड बनेगा प्रोहिबिशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें सेक्शन 2D के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा किया गया कि किस किस चीजों को हम लोग डिजाइन में कंसिडर नहीं करते हैं। अलॉन्ग विद दिस सेक्शन 4 एंड सेक्शन 35 के बारे में चर्चा किया जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 4 विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा राइट ऑफ ए रजिस्टर्ड डिजाइन। यदि किसी पर्सन के डिजाइन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसे कौन सी राइट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कन्फर्ड की जाती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी इसमें। देन टॉपिक नंबर 5 इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 19, जिसमें वो ग्राउंड्स बताया जाएगा जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और बेसिकली इसमें ग्राउंड सेक्शन 2D, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 35 का बनता है। और जो लास्ट टॉपिक होगा डिजाइन एक्ट का, वो होगा पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 22, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि पायरेसी होता क्या है और किस कंडीशन में पायरेसी हो सकता है। एंड द सेकेंड पार्ट में चर्चा ये की जाएगी यदि पायरेसी होता है तो उस कंडीशन में पनिशमेंट का क्या प्रोविजन दिया हुआ है और प्रोसेस क्या है इस पायरेसी के लिए सूट फाइल करने का या कंपनसेशन गेट करने का। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोहिबिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इस दोनों टॉपिक को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। जैसा पहले आपको बताया जा चुका है कि प्रोहिबिशन या कंडीशन, इस दोनों के लिए 3 ग्राउंड बनता है। फर्स्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 2D। सेक्शन 2D का जो फर्स्ट पार्ट है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 2D का सेकेंड पार्ट उन चीजों से रिलेटेड है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन डिजाइन। तो यहाँ से आप जो है प्रोहिबिशन के ग्राउंड में से इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड, जो प्रोहिबिशन का ग्राउंड स्पेसिफाई किया गया है दैट इज अंडर सेक्शन 4। और थर्ड, अंडर सेक्शन 35 कुछ कंडीशंस दिया गया है जहां कि डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है और रिफ्यूज किया जा सकता है। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन। कुछ डिजाइन का रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड है। फर्स्ट कंडीशन इसके लिए क्या है, इफ द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल या न्यू नहीं होता है तो उस ग्राउंड पे प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। न्यू और ओरिजिनल की चर्चा ऑलरेडी सेक्शन 2G में की जा चुकी है और प्रीवियस वीडियो में आप देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल एंड व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्लोज टू पब्लिक। यदि कोई भी डिजाइन ऑलरेडी पब्लिक में डिस्क्लोज हो चुका है, चाहे वो इंडिया में डिस्क्लोज हुआ हो या किसी अदर कंट्री में डिस्क्लोज हुआ हो, तो वो डिजाइन प्रोहिबिटेड है रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो डिस्क्लोज टू पब्लिक जो है दैट शुड बी बाय मींस ऑफ पब्लिकेशन, और ये पब्लिकेशन जो हो सकता है वो टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है या किसी अदर वे में इसे अगर यूज किया गया हो पब्लिकेशन के लिए तो उस कंडीशन में प्रोहिबिटेड होता है। जो ये प्रोहिबिशन काउंट किया जाएगा डिस्क्लोज टू पब्लिक के लिए वो एक्चुअली होगा फाइलिंग डेट से पहले का टाइम एंड प्रायर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि जिस वक्त आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है और जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक्चुअली डेट ऑफ पब्लिकेशन ही आपका रजिस्ट्रेशन डेट कहलाता है। देन द थर्ड ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिशन इज, यदि मान लीजिए आपने कोई डिजाइन ए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है एंड इफ इट इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ वेल नोन डिजाइन और एनी नॉन डिजाइन, या फिर ऐसा लगता है कि ये डिजाइन जो है अलग अलग डिजाइन का कॉम्बिनेशन है, उस ग्राउंड पे इसे प्रोहिबिट किया जा सकता है। नाउ द फोर्थ ग्राउंड इज कंप्राइज और कंटेन्स स्कैंडलस और ऑब्सिन्स मैटर। अब ये स्कैंडलस या ऑब्सिन्स मैटर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ना कि अदर कॉन्टेक्स्ट में। इट माइट भी हो सकता है कि विदेश या किसी और जगह जहां वो मैटर स्कैंडलस या ऑब्सिन ना हो तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं कि इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके, क्योंकि जब भी हम लोग स्कैंडलस या ऑब्सिन मैटर अगर देखेंगे दैट वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कि क्या इंडिया में वो पर्टिकुलर मैटर ऑब्सिन या स्कैंडलस मैटर में अगर आता है तो उस कंडीशन में वो डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रेशन अ डिजाइन इन सर्टेन केसेस, जो कि हमारा सेक्शन 35 में दिया हुआ है, ये मैटर क्या होता है। अगर कंट्रोलर को लगता है एंड दैट इज हिज ओपिनियन, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कंट्रोलर को, अगर कंट्रोलर को लगता है कि जो भी डिजाइन है दैट इज कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, इन दैट कंडीशन कंट्रोलर उस पर्टिकुलर डिजाइन को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। और जब आपका डिजाइन रजिस्टर करने से मना करते हैं तो आपके पास केवल एक ही चॉइस बचता है, दैट इज अपील टू हाई कोर्ट। क्योंकि याद रखिएगा अगर किसी भी ग्राउंड पर कंट्रोलर ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया है तो आपके पास केवल 2 ही उपाय बचता है,
या तो आप री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएं या फिर आप उस पर्टिकुलर मैटर को हाई कोर्ट के सामने अपील करें। रिकंसिडरेशन करवाने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये दो टॉपिक समाप्त हुआ, फर्स्ट ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेकेंड ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन। तो चलिए अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बेयर एक्ट का प्रोविजन देखते हैं। जैसे यहाँ आप लोग सेक्शन 2D में देख सकते हैं सेकेंड पार्ट, जहाँ यह बताया जाता है कि डिजाइन में क्या क्या चीज शामिल नहीं किया जाता है। देन उसके बाद सेक्शन 4 कहता है प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, अ डिजाइन विच इज नॉट न्यू और ओरिजिनल हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया और इन अदर कंट्री बाय पब्लिकेशन इन टेंजिबल फॉर्म और बाय यूज इन एनी अदर वे प्रायर टू द फाइलिंग डेट और वेयर applicable the priority date of application for registration. Third, is not significant, distinguishable from known design or combination of known designs or comprises or contains scandalous or obscene मैटर। तो ये सारा चीज पहले कवर किया जा चुका है। नाउ सेक्शन 35, रिफ्यूजल टू रजिस्टर अ डिजाइन इन सर्टेन केसेस द कंट्रोलर मे रिफ्यूज टू रजिस्टर अ डिजाइन ऑफ विच द यूज वुड इन हिज ओपिनियन बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। नाउ सबसेक्शन 2 सेज एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस सेक्शन। तो इस तरह से हमारा बेयर एक्ट का प्रोविजन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ब्रीफली इस प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि एक्सटेंसिवली चर्चा इसके बारे में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के वीडियो में की जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, जिसमें ये बात की जाती है कि कंट्रोलर जो होगा दैट वुड बी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, वही इस पर्टिकुलर एक्ट में कंट्रोलर कहलाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो अपने हिसाब से ऑफिसर्स यहाँ अपॉइंट कर सकती है। इस ऑफिसर्स में एग्जामिनर्स भी हो सकते हैं या ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। एग्जामिनर्स वो होते हैं जो किसी डिजाइन के बारे में एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो भी एग्जामिनर या ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर सुपरविजन एंड डायरेक्शन कंट्रोलर का ही होगा। अब ये डायरेक्शन हो सकता है किसी जनरल मैटर में हो या किसी स्पेसिफिक मैटर में हो, और अगर चाहे कंट्रोलर जो भी ऑर्डर देने का इनको ऑर्डर दे सकती है, बट द ऑर्डर शुड बी इन रिटन, इन राइटिंग। इसके अलावा कंट्रोलर के पास ऑथोरिटी होगा और पावर होगा कि अगर वो चाहे किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के पास अगर कोई केस पड़ा हुआ है तो उस केस को विड्रॉ से करवा सकती है या उस केस को ट्रांसफर कर सकती है अपने पास या किसी अदर ऑफिसर के पास एज पर द रिक्वायरमेंट बट बीइंग अनबायस्ड। सेक्शन 4 कहता है प्रोविजन ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट ग्राउंड आपका था कि दैट शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल, सेकंड था पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, एंड थर्ड था इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, अगर डिस्टिंग्विश्ड नहीं होता है तो फिर प्रोहिबिशन का ग्राउंड बनता है, एंड द फोर्थ था स्कैंडलस एंड ऑब्सिन मैटर। सेक्शन 5 सेज अबाउट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि एप्लीकेशन आप कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को कंट्रोलर के पास सबमिट करेंगे और जितने भी इसमें ग्राउंड्स है उसको आप फुलफिल करेंगे, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर क्लास में आप अपने डिजाइन को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। यदि कंट्रोलर चाहे तो उस ग्राउंड पे अगर उसे लगता है कि इसमें गड़बड़ी है या कमी है, अगर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ फॉल्ट है या कहीं आपने कुछ नेग्लिजेंस आपने कर रखा है, अगर उसके लिए आपको कहा जाता है प्रिस्क्राइब टाइम में, यदि आप उसे चेंज नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि यू ऑलरेडी हैव अबंडन्ड द फॉर्म और आपका एप्लीकेशन वहां से प्रोसेस नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया है और बाद में यदि ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक्चुअली में आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो होगा दैट वुड बी डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल। पर्टिकुलर आर्टिकल का मतलब ये है कि जितना भी प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल है दिया हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन इसमें किया जा सकता है। उस चीज के लिए जरूरी ये है कि जिस आर्टिकल का आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं डिजाइन के लिए, उसका क्लास स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर क्लास स्पेसिफाइड नहीं है और इफ देयर इज एन कंफ्यूजन तो उस कंडीशन में जो कंट्रोलर है उनका डिसीजन फाइनल होगा। देन यदि आप चाह रहे हैं अपने पर्टिकुलर गुड्स या किसी पर्टिकुलर डिजाइन को एक पर्टिकुलर क्लास में ही रजिस्टर करवाने के लिए जिसके लिए आपने ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा है, तो आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अलग प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना होगा, बट इस कंडीशन में ये होगा कि जिस क्लास में ऑलरेडी आपका डिजाइन रजिस्टर्ड है उस क्लास में इस डिजाइन को रजिस्टर करने के बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन का लिमिटेशन होगा वो 10 ईयर्स ही होगा। इसका मतलब ये बढ़ेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर मान लीजिए आपने डिजाइन ए को रजिस्टर करवाया एक पर्टिकुलर डेट में और उसके 6 महीने बाद या 1 साल के बाद डिजाइन बी को आप अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर गुड्स या किसी भी चीज के लिए, उसी डिजाइन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस बी के लिए जो कि ए में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रहा है कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जो एक का लिमिटेशन होगा 10 ईयर्स का, यही एप्लीकेबल आपका हो जाएगा बी के लिए। नो सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पब्लिकेशन ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रजिस्ट्रेशन के
के लिए गया है कोई डिजाइन और अगर वो रजिस्टर कर लिया जाता है तो इस कंडीशन में कंट्रोलर बाउंडेड है और ये मैंडेटरी कंडीशन उसके लिए कि वो पब्लिश करे इस चीज को। और पब्लिश करने का रीजन आपको ये होता है ताकि उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए किसी का कोई अपोजिशन हो तो वो सामने आ सके, वो उसी वक्त रिजॉल्व किया जा सके। तो जो मैनर आपको दिया गया है उस मैनर में पब्लिश करना ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कंट्रोलर के लिए और इस प्रकार से ये रजिस्टर्ड डिजाइन पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके। नाउ सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जो भी आपको होता है दैट इज बिफोर द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं और आपका डिजाइन सेक्शन 4, सेक्शन 35 या सेक्शन 2D के सेकंड पार्ट में फॉल नहीं करता है, उस कंडीशन में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इन केस सपोज अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाता है, इन सच कंडीशन कंट्रोलर अदर सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। नाउ सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट रजिस्टर टू डिजाइन। यहाँ रजिस्टर टू डिजाइन का मतलब है उस रजिस्टर के बारे में जो एक्चुअली में एक बुक के फॉर्म में होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है और चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, बट ये एक्ट 2000 का है जहां पर दो टर्म्स यूज किया गया था, फर्स्ट बुक का एंड सेकंड फ्लॉपी का यूज किया गया था। तो इस कंडीशन में ये मैंडेटरी है कंट्रोलर के लिए कि जो भी डिजाइन रजिस्टर हो उसे रजिस्टर बुक में उसके बारे में सारी की सारी पर्टिकुलर डिटेल्स मेंटेन की जाए। अब इस पर्टिकुलर डिटेल्स में क्या आता है, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर आपको आएगा, उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटर का एड्रेस आएगा, नोटिफिकेशन ऑफ असाइनमेंट आएगा किस चीज के लिए है, क्या है, नहीं है, ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन इसके बारे में आपको होगा। इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर्स की वहां जरूरत अगर होगी तो वो सारा का सारा पर्टिकुलर डिटेल्स उस पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। जब आपका डिजाइन रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रोप्राइटर के पास क्या क्या राइट दिया जाता है उसके बारे में चर्चा किया गया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट कॉपीराइट ऑन डिजाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोप्राइटर यदि अपने डिजाइन को डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाता है तो उसे कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दिया जाता है एंड द प्रोटेक्शन इज फॉर द 10 ईयर्स। अब सपोज ये होता है कि 10 ईयर्स से पहले आपने अगर एप्लीकेशन डाल दिया है एक्सटेंशन के लिए तो उस कंडीशन में 5 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एंड दैट शुड बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर। अब सेकेंड थिंग ये है कि जो आपके पास राइट मिलता है डिजाइन में कॉपीराइट का दैट इज फॉर द 10 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एंड इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 15 ईयर्स इन टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 15 ईयर्स जो डिजाइन है वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, पब्लिक कैन यूज द डिजाइन और उस चीज के लिए आप इन्फ्रिंजमेंट या पायरेसी का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 11 के तहत जो राइट्स कन्फर्ड किया जाता है किसी प्रोप्राइटर के ऊपर। द राइट्स आर फर्स्ट टू कॉपी और रिप्रोड्यूस द डिजाइन। वो जैसे चाहे जहां चाहे वहां आपको कॉपी और रिप्रोड्यूस कर सकता है। उस पर्टिकुलर डिजाइन पर उसका मोनोपोली होता है कि वो अपने आर्टिकल के ऊपर उसका जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अप्लाई द डिजाइन वो यूज आपको कर सकता है। अगर आप कोई भी आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल उस जगह पर भी आप अपने उस डिजाइन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उस डिजाइन को किसी भी जगह पब्लिकेशन या एक्सपोजर के थ्रू पब्लिक डोमेन में आप ला सकते हैं। ये सारी की सारी राइट कन्फर्ड की जाती है। अब सपोज होता ये है कि 10 ईयर्स आपका एक्सपायर कर जाता है और आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में पहली बात आपको ये होती है कि एक्सटेंशन जब भी आप करवाना चाहते हैं तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फी पे करना होता है। यदि आप फी पे नहीं कर पाते हैं तो यू हैव टू सेटिस्फाई द कंट्रोलर कि फी पे नहीं करने के पीछे एक रीजन था और अनइंटेंशनल था वो, और जो भी फी पे करने में डिले हुआ है दैट वाज अप्रोप्रिएट डिले एंड दैट इज नॉट एन अनड्यू डिले। और ये जो भी काम करना होगा दैट इज विद इन 1 ईयर आपको करना पड़ेगा। यदि कंट्रोलर आपके रीजन सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में 5 ईयर्स का एक्सटेंशन आपको दे दिया जाता है और ये एक्सटेंशन जो मिलेगा जो लास्ट टाइम था डिजाइन का जब तक का जो 10 ईयर्स जहां समाप्त होता है एक्सटेंशन आपको वहां से ही मिलेगा और इस तरीके से आपका डिजाइन रिस्टोर हो जाता है। अब सपोज होता क्या है कि आपके डिजाइन का कोई पायरेसी करता है, उस कंडीशन में जो कंपनसेशन दिया जाएगा इस राइट के तहत, जो भी बात की जा रही है वो राइट्स की, अदरवाइज जो पायरेसी की बात होगी वो सेक्शन 22 में बात होगी। तो फर्स्ट अगर ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट अगर कोई भी पायरेसी करता है तो उस कंडीशन में पेनल्टी का प्रोविजन है। आफ्टर एक्सपायरी अगर कोई भी व्यक्ति पायरेसी करता है तो उस कंडीशन में कोई पेनल्टी नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड उस वक्त नहीं है ऐसा माना जाएगा। बिटवीन एक्सपायरी एंड रिस्टोरेशन जो कि आपका विद इन 1 ईयर्स होना है, अगर उस बीच में कोई भी पायरेसी करता है तो उस कंडीशन में भी किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं होगा। बट आफ्टर रिस्टोरेशन अगर कोई पायरेसी करता है उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी, फाइन इंपोज किया जाएगा। ये था राइट्स जो कन्फर्ड किया जाता है एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को अंडर सेक्शन 11। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोज ग्राउंड्स जिसके बेसिस पर डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके लिए ग्राउंड बहुत सिंपल है।
है और ये वही ग्राउंड्स है जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट्स जस्ट अ रिवीजन। फर्स्ट जो ग्राउंड आपका होता है जो सेक्शन 4 में दिया गया है, उस ग्राउंड पे होता है क्या कि प्रीवियसली रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उस कंडीशन में कैंसिलेशन हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड डिजाइन का। सेकेंड, अगर वो पब्लिश किया जा चुका है इंडिया में या अदर कंट्री में। थर्ड, इफ द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल, ये पता चलता है पब्लिकेशन के बाद। जब रजिस्ट्रार, जब कंट्रोलर डिजाइन को पब्लिश करता है और उसके बाद इस तरह का कोई भी केस अगर आता है तो उस कंडीशन में पता चलता है कि ये डिजाइन न्यू और ओरिजिनल नहीं है, उस कंडीशन में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके अलावा जो सेक्शन 2 में ग्राउंड दिया गया है फंक्शनल शेप को लेकर के अलावा जो बाकी चीजें अदर इंस्टीट्यूट्स में कवर होती है, लाइक इन कॉपीराइट, इन ट्रेडमार्क एक्ट एंड प्रॉपर्टी मार्क अंडर आईपीसी, जो इसमें कवर होता है वो सारा का सारा रजिस्टर्ड डिजाइन कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा दोज डिजाइन विच आर नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2D, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 2D, ये ग्राउंड बनता है कैंसिलेशन का। इसके अलावा इफ इट इज अगेंस्ट सेक्शन 35 और सेक्शन 35 में दिया हुआ है अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, उस कंडीशन में भी रजिस्टर्ड डिजाइन कैंसिल किया जा सकता है। तो अब एक बार हम लोग सेक्शन 11 का बेयर प्रोविजन एंड सेक्शन 19 का बेयर प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन 11 कहता है व्हेन अ डिजाइन इज रजिस्टर्ड, द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैव कॉपीराइट इन द डिजाइन ड्यूरिंग 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस सेड 10 years application for the extension of the period of copyright is made to the controller in the prescribed manner, the controller shall on payment of the prescribed fee extend the period of copyright for the second period of 5 years from the expiration of the original period of 10 years। अब जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सेकेंड पीरियड, इसका मतलब है इसके बियॉन्ड एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो ये वही बातें हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी है। अब हम लोग सेक्शन 19 देखते हैं। सेक्शन 19 दैट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी पर्सन इंटरेस्टेड में प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन एट एनी टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन टू द कंट्रोलर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या कहता है, एनी पर्सन। इसका मतलब ये है कि कैंसिलेशन के लिए जो आपको फाइल किया जा सकता है वो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, बट जो भी फाइल किया जाएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन। नाउ ग्राउंड सेज दैट द डिजाइन हैज बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री प्रायर टू द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल डिजाइन, दैट द डिजाइन इज नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इस डिजाइन को किसी और इंस्टीट्यूट्स में रजिस्टर किया जा सकता है या उस पर्टिकुलर डिजाइन को किसी और इंस्टीट्यूट्स में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दैट इट इज नॉट डिजाइन एज डिफाइंड अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2। तो ये सारा का सारा ग्राउंड वही है जो सेक्शन 2D में दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। नाउ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 19 सेज एन अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट टू हाई कोर्ट। जो भी अपील होगा वो आपका हाई कोर्ट में ही जाएगा कंट्रोलर के पास से। एंड द कंट्रोलर में एट एनी टाइम रेफर एनी सच पिटीशन टू हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल डिसाइड एनी पिटीशन सो रेफर्ड। डिसीजन अब हाई कोर्ट के हाथ में है। दोस्तों अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट सेगमेंट में आते हैं, दैट इज पायरेसी प्रोविजन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। और इसमें याद रखिएगा पायरेसी हमेशा जब भी होगा दैट इज ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन ओनली। जो डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है उसका पायरेसी नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 का क्लॉज 1 आपको कहता है ग्राउंड्स ऑफ पायरेसी, जिसमें मेनली 3 ग्राउंड्स के बारे में चर्चा किया गया है। फर्स्ट, यदि आप किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के डिजाइन को डायरेक्टली किसी आर्टिकल के ऊपर यूज करते हैं और उसे सेल करते हैं तो उस कंडीशन में वो पायरेसी माना जाएगा। सेकेंड, यदि आप कोई आर्टिकल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर इस डिजाइन को यूज किया जाता है और सेल किया जाता है तो उस कंडीशन में भी पायरेसी होता है। थर्ड, यदि आपके पास नॉलेज है इस चीज का कि कोई रजिस्टर्ड डिजाइन विदाउट ऑथोरिटी और विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रोप्राइटर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पर यूज किया जा रहा है तो वो भी ग्राउंड बनता है पायरेसी का। तो इन तीनों कंडीशन में जो मेन ग्राउंड आपका होता है वो आपका सेल से रिलेटेड ही होता है, तीनों ही जगह सेल हो रहा होता है। अब जब आप पायरेसी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में पनिशमेंट का प्रावधान सेक्शन 22 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट प्रोविजन है कि यदि पायरेसी के ग्राउंड को प्रूव कर दिया जाता है तो इन सच कंडीशन किसी भी पर्सन के ऊपर सारे के सारे कंट्रावेंशंस अप्लाई किए जाएंगे, जिसके तहत फॉर एवरी कंट्रावेंशन मैक्सिमम 25,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, विच कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50,000 रुपीज फॉर एवरी डिजाइन। कंट्रावेंशन अलग है एंड डिजाइन अलग है, तो फॉर एवरी कंट्रावेंशन 25,000 रुपीज पे करना होगा, बट फॉर एवरी डिजाइन जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब सपोज कोई प्रोप्राइटर नहीं चाहता है कि उसे केवल कंपनसेशन दिया जाए बल्कि कुछ और हो, उस कंडीशन में अगर वो चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है, और जब भी सूट फाइल किया जाएगा दैट कैन नॉट बी बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उस कोर्ट के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड फाइन या पनिशमेंट दिया जाएगा द पर्सन हैज टू अबाइड बाय। अब ये हो सकता है कि कोर्ट अगर चाहे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है या इंजंक्शन ये पारित कर सकता है, दैट इज गिवन अंडर रूल 1 and 2 ऑफ ऑर्डर 39। उसके अलावा अगर कोर्ट
चाहे अकाउंट ऑफ प्रॉफिट से शेयर प्रोप्राइटर को देने के लिए कह सकती है, या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि जितना भी अब तक आर्टिकल के ऊपर डिजाइन बनाया गया है या तो उसका डिलीवरी अप किया जाए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जैसा कि इससे पहले एक केस भी था, परहैप्स BMW या मर्सिडीज का केस था, जिसमें टी शर्ट बनाया जाता है उसका, और उस कंडीशन में डायल्यूशन वाले केस में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब होता यह है कि अप्लेंट पायरेसी के ग्राउंड पर केस फाइल करता है। डिफेंडेंट के पास क्या होता है, अगर डिफेंडेंट इस केस में अपोज कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन कि अंडर सेक्शन 19 जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं इसमें से अगर किसी प्रोविजन का उल्लंघन करता हुआ वो डिजाइन पाया जाता है तो ये डिफेंस हो सकता है डिफेंडेंट के लिए। अब अगर इस केस में कोर्ट कोई भी डिक्री अगर पास करती है तो उसकी एक कॉपी कंट्रोलर को दी जाएगी और कंट्रोलर अंडर सेक्शन 10 इस केस को रजिस्टर में मेंशन करेगा। तो इस प्रकार से आपका पायरेसी प्रोविजन समाप्त होता है, जिसमें आपको पता चल चुका है कि अगर कोई पर्सन पायरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए पहले पायरेसी का कंडीशंस क्या क्या है और उस कंडीशन में पनिशमेंट का प्रोविजंस क्या है, देन उसके बाद अगर सूट फाइल होता है तो क्या होता है, और अगर कोर्ट कोई भी डिक्री प्रोवाइड करती है तो वो डिक्री कंट्रोलर के पास जाता है जिसे कि रजिस्टर में मेंशन करना होता है। अब आइए हम लोग सेक्शन 22 में दिए गए प्रोविजंस को देखते हैं। कहता है पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। सबसे पहला आपको वर्ड है रजिस्टर्ड डिजाइन, जो कि पहले बताया जा चुका है। ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट इन एनी डिजाइन इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन, और यहाँ से ही ग्राउंड चालू होता है, वो 3 ग्राउंड जिसमें कि पायरेसी माना जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अप्लाई और कॉज टू बी अप्लाइड। अब ये आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक लगातार आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है। टू इम्पोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एनी आर्टिकल। ये एनी आर्टिकल यहाँ से जो लाइन है ये आपको कंटिन्यू आपको मिलेगा। देन नोइंग दैट द डिजाइन और एनी फ्रॉडलेंट, तो यहाँ नोइंग का जो आपका आ गया 3rd ग्राउंड, 2nd ग्राउंड आपका इंपोर्ट का, 1st ग्राउंड आपका सेल का आपका होता है। इन तीनों कंडीशन में जो है बताया जाता है कि ये तीनों ग्राउंड बनता है पायरेसी का। देन क्लॉज 2 बताता है पेनल्टी के बारे में। कहता है इफ एनी पर्सन एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन ही शैल बी लायबल फॉर एवरी कंट्रावेंशन टू पे टू द रजिस्टर प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन अ सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज रिकवरेबल एज द कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो ये आपको कंट्रावेंशन पर कंट्रावेंशन के लिए है, और इसी का प्रोविजन आपको मिलेगा प्रोवाइजो यहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए। प्रोवाइडेड दैट द टोटल सम रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन डिजाइन अंडर क्लॉज ए दैट इज दिस शैल नॉट एक्सीड 50,000। इसका मतलब किसी डिजाइन के लिए, एक डिजाइन के लिए 50,000 से ज्यादा पे नहीं करेगा। नाउ क्लॉज बी कहता है इसका इफ द प्रोप्राइटर elects to bring a suit for the recovery of damage for any such contravention and for the injunction against the repetition thereof to pay such damages as may be awarded and to be restrained by injunction accordingly। और अब इसका प्रोवाइजो लिखा हुआ है नीचे। Provided further that no suit or any other proceeding for this relief under this subsection shall be instituted in any court below the court of district judge। इससे नीचे के कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा। और इस तरीके से आपको जो बताया गया था प्रोसीडिंग में जो ग्राउंड लेता है डिफेंडेंट दैट इज सेक्शन 19 का लेता है, ठीक है। और बस ऐसा ही है और यही चीजें हैं इसमें। बैरक्ट के सारे प्रोविजंस आई थिंक आप लोगों के समझ में आ चुका होगा एंड आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब आप लोगों को। और इस प्रकार से आपका डिजाइन एक्ट 2000 मेरी तरफ से समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई ट्रस्ट इट वुड बी अ फ्रूटफुल सीरीज फॉर यू गाइस। स्टे ट्यून्ड विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।